हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम टॉट का एक और टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि अभी ये टॉट की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें आज हम बात करेंगे जनरल रेमेडीज़ इन टॉट। मतलब टॉट में जो जनरल रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, और ये रेमेडीज़ किसको अवेलेबल होंगी? ये प्लेंटिफ को अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। डिफेंस डिफेंडेंट को, और रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं प्लेंटिफ को, मतलब जो सफरर है। तो ये जो आपका रेमेडीज़ होती हैं आपकी टॉट में, ये बेसिकली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ जुडिशियल रेमेडी। यू कैन सी दैट जुडिशियल रेमेडीज़, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे डैमेजेस की, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद जब हम जुडिशियल रेमेडीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो ये तो जुडिशियल रेमेडीज़ है, मतलब जो कि कोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे, जैसे सेल्फ डिफेंस, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ द गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस और एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपास। तो ये सारी रेमेडीज़ हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा लेंथी होगा, जो जनरल रेमेडीज़ हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम ये जो टॉपिक है जनरल रेमेडीज़ इन टॉट, इसको हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं इसके बाद बनाऊंगी। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रेमेडीज़ में से डैमेजेस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। इसके बाद में जो पार्ट 2 में बनाऊंगी, उसमें मैं जुडिशियल रेमेडीज़ में इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनको डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ जो है उनको भी शॉर्ट में आपको समझा दूंगी। कोशिश करूंगी कि कम टाइम में और आपको मतलब ज़्यादा मेहनत ना लगे आपको, और उसमें मेन कंटेंट मिल जाए आपको कि आप अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या आपके हेल्पफुल होते हैं, किसी भी सेंस में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रेमेडीज़ में डैमेजेस। तो डैमेजेस, पहले बेसिकली डैमेजेस होता क्या, अगर हम बात करें कि डैमेजेस क्या होते हैं, तो डैमेजेस बेसिकली क्या होते हैं? कंपनसेशन गिवन टू एग्रीव्ड पर्सन बाय अ टॉर्ट फ्यूजर फॉर द इंजरी ही सफर्ड। मतलब डैमेजेस क्या है? वो कंपनसेशन जो कि एग्रीव्ड पर्सन को मिलता है। एग्रीव्ड पर्सन मतलब जिसको डैमेज हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है ना। और कौन देता है ये कंपनसेशन? ये देता है टॉर्ट फ्यूजर। कौन देता है? टॉर्ट फ्यूजर। मतलब टॉर्ट फ्यूजर कौन होता है? जिसने वो टॉर्ट कमिट किया है, ये रॉन्ग कमिट किया है। फाइन, या हम कह सकते हैं उस सेंस में डिफेंडेंट, और एग्रीव्ड पर्सन हो जाएगा प्लेंटिफ। मतलब प्लेंटिफ सफरर, डिफेंडर में जिसको अपने डिफेंस पे कुछ करना है। तो टॉर्ट फ्यूजर, हम जब टॉर्ट में बात करते हैं, तो टॉर्ट में हम जो रॉन्ग कमिट करता है उसको टॉर्ट फ्यूजर कहते हैं। तो बेसिकली डैमेजेस क्या होता है? कंपनसेशन जो कि अग्रीव्ड पर्सन को मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? टॉर्ट फेजर के द्वारा मिलती है। किस चीज़ के लिए मिलती है? फॉर द इंजरी ही सफर्ड। मतलब उसको जो नुकसान हुआ है, जो उसको इंजरी हुई है, उसके लिए। ओके, इफ अ पर्सन सफर्ड एनी इंजरी बाय द wrongful act of another person, he may bring a suit for the damages in a court. It is basically for the infringement of legal rights of a person. तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है उसका मतलब उसको कोई इंजरी हुई है, उसने कोई नुकसान हुआ है, ठीक है ना। देखिए, अब इंजरी आपका लीगल इंजरी भी हो सकती है, फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ पर आपका टॉर्ट में किस तरीके की इंजरी जो है वो आपकी कंपनसेशन के लायक होती है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है ना, उसको इंजरी होती है, किसके ज़रिए इंजरी होती है? आपका रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल, गलत तरीके से किसी काम को करने के लिए, या उसने जो कुछ गलती की है उसकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, तो जो सफरर है, मतलब जिसको इंजरी हुई है, वो सूट लेके आ सकता है डैमेजेस के लिए कोर्ट में। देखिए फ्रेंड, यहाँ डैमेज और डैमेजेस में फ़र्क है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि डैमेज और डैमेजेस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सूट लेके आ सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है टॉर्ट फ्यूजर के अगेंस्ट, किसके लिए? डैमेजेस के लिए। यहाँ पर डैमेजेस हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन के लिए, मतलब अमाउंट, कुछ जिसको इंजरी हुई है उसके लिए, उसको बोलते हैं मुआवजे के लिए वो कर सकता है। और डैमेज क्या होता है? हार्म। डैमेज नुकसान होता है, और डैमेजेस होती हैं आपकी जो कंपनसेशन, आपको कंपनसेशन वो क्लेम कर रहा है।
इट इज़ बेसिकली फॉर द इन्फ्रिंचमेंट ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। ये बेसिकली जो है वो किस चीज़ के लिए होता है? इन्फ्रिंचमेंट ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। मतलब किसी पर्सन के जो लीगल राइट्स हैं उनका जब इन्फ्रिंचमेंट होता है, मतलब उनका कोई उनको छीनने की कोशिश करता है या उनके लीगल राइट्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, तो उस केस में आपका ये आपका डैमेजेस के लिए पर्सन जो है क्लेम कर सकता है। अब in a claim for damages, the person should have suffered a legal injury, because in case no legal injury happens, a person cannot claim damages even if he suffered the actual loss। तो यहाँ पर देखिए टॉर्ट में जब हम बात करते हैं तो टॉर्ट में जो पर्सन डैमेजेस क्लेम कर रहा है उस पर्सन को, जो पर्सन आपका डैमेजेस क्लेम कर रहा है उस पर्सन को सही मायने में कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं लीगल इंजरी होनी चाहिए, इसका मतलब उसके जो लीगल राइट्स हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो, ठीक है ना। बिकॉज इन केस नो लीगल इंजरी हैपन्स, अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन को लीगल इंजरी नहीं हुई है बट किसी और तरीके का लॉस हुआ है ना, एक्चुअल लॉस हुआ है बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, मतलब उसके राइट्स का कहीं भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा, तो वो पर्सन जो है कैन नॉट क्लेम डैमेजेस इवन ही सफर्ड एन एक्चुअल लॉस। तो वो पर्सन जो है वो डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इंजीरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजीरिया। तो ये जो दो मैक्सिम्स हैं ये आपको इसको हेल्प करेंगे आपको डैमेजेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखो इंजीरिया साइन डेमनम का मतलब होता है देयर इज़ अ लीगल इंजरी विदाउट एनी एक्चुअल लॉस। इंजरी, या अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ, इंजूरिया साइन डेमनो। इंजूरिया साइन डेमनो मतलब इंजूरिया मतलब इंजरी, ठीक है ना, विदाउट डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज या एक्चुअल डैमेज कह सकते हैं। मतलब इंजरी हुई है तो इंजरी किस तरीके की हुई है? लीगल इंजरी हुई है। क्या हुई है? लीगल इंजरी हुई है। और आपका डैमेज क्या है? डैमेज आपका फिजिकल डैमेज हो सकता है, मेंटल डैमेज हो सकता है, किसी भी तरीके का डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो इंजीरिया साइन डैमनम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लीगल इंजरी हुई है बिना किसी एक्चुअल लॉस के या बिना किसी एक्चुअल डैमेज के। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आपका इंजरी हुई है, वो कैसी होनी चाहिए? लीगल इंजरी होनी चाहिए। अगर वो लीगल इंजरी नहीं है तो पर्सन डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा इसमें मैक्सिम था, आता है डेमनम साइन इंजूरिया। डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या है कि डैमेज तो हुआ है बट कोई इंजरी नहीं हुई है। कैसी इंजरी? कैसी इंजरी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लीगल इंजरी की। मतलब एक्चुअल डैमेज तो हुआ है पर्सन को, ठीक है ना, बट उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, तो वो आपका क्लेम क्या है? नहीं कर सकता। जो मैंने अभी बात पहले कही, तो वही दो मैक्सिम है। या अगर आप ये मैक्सिम पढ़ना चाहते हो तो मेरे टॉट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर, ठीक है ना, चैनल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम दोनों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहीं पर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपके आगे भी काम आएगा। देखिए जब हम डैमेज की बात करते हैं तो डैमेज बेसिकली, डैमेज या डैमेजेस में फ़र्क क्या होता है? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डैमेज क्या है, डैमेजेस क्या है। तो डैमेज इज़ द लॉस सफर्ड बाय द पर्सन ड्यू टू द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। डैमेज क्या होता है? जो किसी पर्सन को लॉस हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, वो डैमेज है। पर डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस होता है अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड एज कंपनसेशन। मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी जो है, पैसे जो मतलब पैसे पे किए जाते हैं या अमाउंट ऑफ मनी जो पे किया जाता है कंपनसेशन के तौर पे फॉर द इंजरी सफर्ड बाय द पर्सन। मतलब किस चीज़ के लिए? उस इंजरी के लिए जो कि उस पर्सन ने सफ़र की है टॉर्ट फेजर के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, उसे हम डैमेजेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? कि लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है दे आर दोज डैमेजेस इन विच द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच हैज़ टू बी पेड टू द इंजर्ड पर्सन इज़ प्री डिटरमाइंड। मतलब जहाँ पर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो पहले से क्या होता है? प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से ही फिक्स किया जा चुका होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है? जैसे कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में भाई आप बोलते हैं ना
टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लेते हैं कि जी अगर आपको इसको नुकसान होएगा तो ये भरपाई करेगा, कितने अमाउंट की भरपाई करेगा, या दूसरे पर्सन को नुकसान होएगा तो वो भरपाई करेगा तो कितने अमाउंट की करेगा, तो वो प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से फिक्स होती है। जबकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होती हैं कि डैमेजेस विच आर नॉट प्री डिटरमाइंड और द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। मतलब ऐसे डैमेजेस जो कि आपका, मतलब डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन अमाउंट, यहाँ पर आपका जो कंपनसेशन का जो अमाउंट होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। इसको कौन फिक्स करता है? इसको कोर्ट फिक्स करता है, और कोर्ट भी सारी कंडीशंस जो है उनको देखेगा, उसके बाद में उसे फिक्स करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काइंड्स ऑफ डैमेजेस। तो आपका जो डैमेजेस है उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे आपके ये आपका डैमेजेस के काइंड्स हो सकते हैं, आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे, आपको अलग अलग मिल जाएंगे। मैंने उसको थोड़ा सिग्रीगेट करके कोशिश की है कि आपको शॉर्ट में मिल जाए। हो सकता है कि आपको और भी अलग तरीके के कोई डैमेजेस अगर आपके टॉट में मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको ऐड करूँगी, उसके बारे में पढ़ के उसको ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए जैसे आपका आता है नॉमिनल डैमेजेस, सबसे पहला आता है नॉमिनल डैमेजेस। These damages are those in which even though the plaintiff has suffered a legal injury at the hands of defendant, there is no actual damage suffered by him. तो nominal damages क्या होते हैं कि ऐसे damages, ठीक है ना, ऐसे damages जो कि आपका, ऐसे damages जो कि आपका प्लेंटिफ ने सफ़र्ड किया है, ठीक है, और जो कि लीगल इंजरी है ना, डिफेंडेंट की वजह से जो कि प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ है और वो कोई लीगल इंजरी है, बट नो एक्चुअल डैमेज सफर्ड बाय हिम, मतलब उसको कोई सच में कोई एक्चुअल, बोलते नहीं, एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ लीगल इंजरी हुई है, उसमें कोई उसको एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। नाउ अब ये जो है ये दी किस चीज़ के लिए जाती है? गिवन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन प्लेंटिव। मतलब ये बेसिकली ये जो नॉमिनल डैमेजेस हैं, है ना, ये आपका किसी को अगर अवार्ड की जाती है तो किस चीज़ के लिए अवार्ड की जाती है? उसके लीगल राइट्स के रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है ना, लीगल राइट्स के रिकॉग्निशन के लिए जो कि उसके हैं और जिनका वायलेशन हुआ है डिफेंडेंट की वजह से, या डिफेंडेंट ने जिनका वायलेशन किया है, उनका हनन किया है। These damages are provided in the cases of injuria sin damnum। तो ये जो आपका है, देखो इंजूरिया साइन डेमनम, डेमनम बोलो या इंजूरिया साइन डेमनम बोलो, बात एक ही है। तो ये जो डैमेजेस हैं वो आपका कौन से केसेस में प्रोवाइड किए जाते हैं? ये आपका इंजूरिया साइन डेमनम, मतलब जहाँ पर लीगल इंजरी हो रही है बट कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा है, उस केस में ये प्रोवाइड की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर सो नॉमिनल और लो बिकॉज ऑफ नो एक्चुअल लॉस टू दी प्लेंटिफ। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस होता है, ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनल है जैसे नाम ही है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ डैमेजेस मतलब जो कंपनसेशन का अमाउंट फिक्स किया जाता है वो आपका बहुत ही नॉमिनल होता है, मतलब बहुत कम होता है या बहुत लो होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल जो है वो आपको हेल्प करेगा, जो भी केस लॉ है आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके की बात होती है। देखिए एशबाय वर्सेस वाइट का केस था। इसमें क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था ना उसको प्रिवेंट किया गया वोट डालने से बाय द डिफेंडेंट, ठीक है ना। तो प्लेंटिफ को वोट डालने से क्या कर दिया गया, मतलब उसको रोका गया, एंड द कैंडिडेट फॉर whom द प्लेंटिफ वॉज गोइंग टू वोट स्टिल वॉन। और जो मतलब जिसको प्लेंटिफ वोट डालना चाहता था वो कैंडिडेट भी जीत गया। तो बाद में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसने ना डिफेंडेंट, मतलब जिसने उसे वोट डालने से रोका था, उसको स्यू कर दिया, मतलब उसके अगेंस्ट केस लेके आया वो। इट वॉज हेल्ड दैट इवन दो नो एक्चुअल डैमेज वॉज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लेंटिफ जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वो आपका वोट, वो मतलब इलेक्शंस जीत गया, वो जिसको वोट देना चाहता वही जीत गया, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि जिसको वो वोट देना चाहता है और वो आपका इलेक्शन हार जाता, ठीक है ना, वो इलेक्शन हार जाता, तो बात थोड़ी सी बड़ी हो जाती। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ उसका क्या किया गया, उसका जो लीगल राइट था, प्लेंटिफ का जो लीगल राइट था उसका वायलेशन हुआ है, उसको मतलब जो लीगल राइट है उसका वोट डालने का जो अधिकार था उससे उसको प्रिवेंट किया गया, तो इसकी वजह से उसने स्यू कर दिया। यहाँ पर लीगल इंजरी तो हुई है बट यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना, प्लेंटिफ को कोई डैमेज, एक्चुअल डैमेज प्लेंटिफ ने कोई सफ़र नहीं करा।
द डिफेंडेंट वॉज स्टिल लाइबल फॉर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट टू वोट एंड दस नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन दिस केस। तो इस केस में नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किए गया। क्यों? क्योंकि भला ही आपका उसको कोई एक्चुअल डैमेज ना हुआ हो प्लेंटिफ को, पर उसका लीगल इंजरी हुई है, तो यहाँ पर नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किए गए। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बट नॉमिनल कुछ अब होता नहीं, एक तरीके से सज़ा के तौर पे, या कह सकते हैं भाई कि लोगों के सामने सेट करने के लिए कि भाई इस तरीके से भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें की गई ना। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के डैमेजेस की, दैट इज़ कंपनसेटरी और सब्सटेंशियल और रियल डैमेजेस। चाहे आप कंपनसेटरी कह लीजिए, चाहे सब्सटेंशियल कह लीजिए, चाहे रियल डैमेजेस कह लीजिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट इज़ गिवन टू द प्लेंटिव एज अ कंपनसेशन फॉर द एक्चुअल और रियल डैमेज सफर्ड बाय हिम। तो ये जो आपका प्लेंटिव को दिया जाता है, इस टाइप का जो कंपनसेशन प्लेंटिव को दिया जाता है, वो उसके एक्चुअल और रियल डैमेज जो उसने सफ़र किया है, एक्चुअल और रियल डैमेज जो उसने सफ़र किया है, उसके लिए दिया जाता है। अमाउंट ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन इज टू ब्रिंग प्लेंटिव इन द सेम सिचुएशन एज ही वॉज बिफोर द डैमेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस है और कंपनसेशन जो है ना, उसका मकसद क्या होता है या वो क्यों दिया जाता है। ये मतलब जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस या कंपनसेशन जो दिया जाता है वो किस लिए जाता है कि प्लेंटिव को उसकी उसी सिचुएशन में दोबारा पहुंचाया जा सके जिसमें वो डैमेज होने से पहले था। और हम दूसरी बात क्या कर सकते हैं, डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू हेल्प द प्लेंटिव टू रीच हिज ओरिजिनल पोजीशन एट विच ही वाज बिफोर द टॉर्ट वाज कमिटेड अगेंस्ट हिम। मतलब इसका ये जो डैमेजेस हैं, इसको अवॉर्ड करने का एक मकसद क्या है कि जो प्लेंटिव है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच सके, ठीक है ना। या चाहे देखिए ओरिजिनल पोजीशन में तो वो आपका नहीं पहुंच पाएगा फिजिकली, पर हो सकता है कि मेंटली पहुंच जाए कि भाई हाँ, इससे मेरे को नुकसान हुआ तो मेरा ये कंपनसेट हो गया। तो यहाँ पर उसको मतलब उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पहुँचाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना, जिसमें वो था वो टॉर्ट कमिट होने से पहले, मतलब वो नुकसान होने से पहले जिस पोजीशन में वो था उसी पोजीशन में से पहुँचाने के लिए ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, देखिए, दीज डैमेजेस आर नॉट अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट बट टू रिस्टोर द प्लेंटिव टू हिज प्रीवियस सिचुएशन। ये जो कंपनसेटरी या रियल या सब्सटेंशियल डैमेजेस होते हैं, इनका जो मकसद होता है, ठीक है ना, ये जो इनका जो मकसद होता है ये नहीं होता है कि वो डिफेंडेंट को पनिश करें, उसको कोई पनिशमेंट दे। इसका मकसद होता है कि वो प्लेंटिव को उसकी प्रीवियस सिचुएशन में लेके आने में हेल्प करें। These damages provide a plaintiff with a monetary amount necessary to replace what was lost and nothing more। मतलब इसका मेन एम होता है कि जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी पर्सन को जो मॉनेटरी लॉस हुआ है, ठीक है ना, उसको रिप्लेस किया जा सके। गिवन ओनली इन केसेस विच आर एक्शनेबल पर्सी। तो मतलब ये कौन कौन से केसेस में दिए जाते हैं, ऐसे केसेस जो एक्शनेबल पर्सी होते हैं, मतलब जिसके लिए प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेम्पचुअस डैमेजेस। कंटेम्पचुअस जो डैमेजेस जो होते हैं, दीज आर अवॉर्डेड व्हेन द लेवल ऑफ हार्म कॉज टू द क्लेमेंट इज लो एंड द कोर्ट फील्स दैट द क्लेमेंट वाज रॉन्ग टू ब्रिंग अ क्लेम। तो ये कब कंटेम्पचुअस जो डैमेजेस होते हैं ये कब अवॉर्ड किए जाते हैं, जब कोर्ट को ये लगता है कि जो क्लेमेंट है, मतलब जिसने डैमेजेस क्लेम किया है, ठीक है ना, उसका लेवल ऑफ हार्म जो है, मतलब जो उसको नुकसान हुआ है वो बहुत ही कम है, और क्लेमेंट को बहुत ज़रूरी नहीं था कि वो इस केस को आपका कहाँ लेके आए, कोर्ट के सामने लेके आए। दे आर द मिरर इमेज ऑफ द नॉमिनल डैमेजेस। ये हम कह सकते हैं कि जो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं उसकी एक तरीके से मिरर इमेज है। पर डिफरेंस क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, इसमें डिफरेंस क्या है। नॉमिनल डैमेजेस में बहुत कम डैमेज हुआ है या नहीं डैमेज हुआ है, एक तरीके से लीगल डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी हुई है, बट कोई आपका वैसी डैमेज नहीं हुआ है, एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो कंटेम्पचुअस डैमेजेस होते हैं यहाँ पर भी इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है या फिर बहुत कम नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो दे आर द मिरर इमेज ऑफ द नॉमिनल डैमेजेस इन दैट द सक्सेसफुल प्लेंटिफ इज मेड टू पे डैमेजेस फॉर ब्रिंगिंग द लॉ सूट। मतलब यहाँ क्या क्या होता है कि जो भी प्लेंटिव है, ठीक है ना, जो सक्सेसफुल हो गया, कि अपने केस में सक्सेसफुल हो गया, तो उसको एक तरीके से डैमेजेस पे किए जाते हैं, पर किसके लिए, लॉ सूट लाने के लिए, मतलब
कोर्ट में केस लाने के लिए। द अमाउंट ऑफ मनी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट इन दिस केस इज़ वेरी लो। यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ मनी बहुत कम होता है, ठीक है ना। और ये अमाउंट ऑफ कम क्यों होता है, अमाउंट ऑफ मनी, टू शो दैट द सूट ब्रॉट बाय द प्लेंटिफ इज ऑफ सच अ ट्राइवियल नेचर दैट इट हैज़ ओनली वेस्टेड द टाइम ऑफ कोर्ट। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होता है, जो अमाउंट ऑफ मनी अवार्ड किया जाता है कोर्ट के ज़रिए, वो बहुत कम होता है, ये शो करने के लिए कि जो केस प्लेंटिफ लेके आया वो उसका नेचर इस तरीके का है कि जिसने सिर्फ कोर्ट का टाइम ही वेस्ट किया है, उसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया। इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉमिनल डैमेजेस बिकॉज नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैज सफर्ड नो लॉस। तो ये आपका एक तरीके से मतलब एक तरीके से डिफरेंट होता है आपका नॉमिनल डैमेजेस से, क्योंकि जो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं उसमें आपका वो कब अवॉर्ड किया जाता है, जब प्लेंटिफ को कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता है, प्लेंटिफ को एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। वेयर एज contemptuous damages are awarded when the plaintiff has suffered some loss but he does not deserve to be fully compensated। मतलब और ये आपका जो contemptuous damages होते हैं ये तब दिए जाते हैं कि जो plaintiff को कुछ नुकसान हुआ है, मतलब कुछ actual loss हुआ है, पर इतना ऐसा नुकसान नहीं हुआ है कि जिसको फुली कंपनसेट किया जा सके। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। If A's dog enter B's house and release himself, and B accidentally steps on it, and is disgusted, and thus he brings a suit against A। ठीक है ना। यहाँ क्या केस था कि A जो है, मान लीजिए A का डॉग है, वो B के घर में चला जाता है और वहाँ अपने आप को रिलीफ ले लेता है, मतलब बोलते नहीं है वहाँ पर कुछ गंदा कर देता है वो, ठीक है ना। और B गलती से उसके ऊपर पैर रख देता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, मतलब बहुत डिस्गस्टेड फील करता है, ठीक है। और इसी चक्कर में क्या है, वो ए के अगेंस्ट केस कर देता है कि कुत्ता तो ए का था। द कोर्ट विल रूल इन बीज फेवर, ठीक है ना। यहाँ पर भाई एक तरीके से कुछ डैमेज तो हुआ है, कुछ एक्चुअल डैमेज तो हुआ है बी को, ठीक है ना। तो जो भी आपका कोर्ट इसका क्या बोलते हैं इसे डिसीजन लेगा वो बी के फेवर में जाएगा, बिकॉज सच। पर ये क्या है कि बी's favor, but because of such a trivial nature of this case the damages awarded by the court will be of a meagre amount, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि जो भी आपका मतलब कोर्ट भला ही जो डिसीजन है, जो भी फैसला है वो बी के पक्ष में ज़रूर देगा, बट यहाँ पर जो डैमेजेस का जो अमाउंट होगा ना वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि कोर्ट को खुद ही लगेगा कि ये तो अपने आपस में ही निपटा लेते, इसमें बिल्कुल केस करने की क्या ज़रूरत थी, इसमें सिर्फ कोर्ट का टाइम ही आपका वेस्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आना था। अब हम बात करते हैं एग्रावेटेड डैमेजेस की। एग्रावेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, देखिए। These damages are awarded for the extra harm which is caused to the plaintiff which cannot be compensated by the compensatory damages। तो ये जो आपका डैमेजेस होते हैं ये अवॉर्ड किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा हार्म के लिए, जो कि किसको हुआ है, जो कि प्लेंटिफ को हुआ है, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय द कंपनसेटरी डैमेजेस, जिनको कंपनसेटरी डैमेजेस से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। It is given for the factors such as the loss of self-esteem, pain, and agony suffered by the plaintiff, etc., which cannot be calculated in monetary terms। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप कंपनसेटरी डैमेज, मतलब बोलते हैं ना मॉनेटरी वैल्यू से आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। जैसे किसी के सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुँचाओ, किसी ने जो आपका पेन सफ़र किया है, जो उसको मेंटल एगोनी उसको हुई है, ठीक है ना। इन सब को क्या है मेजर नहीं किया जा सकता या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता मॉनेटरी टर्म में, मतलब पैसे की इनको पैसों से नहीं तोला जा सकता। तो ये जो इस तरीके के जो डैमेजेस होते हैं जो कि प्लेंटिफ सफ़र करता है उसके लिए आपका एग्रीवेटेड डैमेजेस आपके होते हैं। These damages are therefore additional damages which are awarded to the plaintiff other than the damages awarded to his pecuniary loss। तो ये जो है ये वो डैमेजेस होते हैं जो कि एक तरीके से एडिशनल डैमेजेस होते हैं जो कि प्लेंटिफ को अवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना। अदर देन किसके अलावा, वो डैमेजेस के अलावा जो कि उसको पिक्यूनरी लॉस, मतलब जो मॉनेटरी लॉस उसको हुआ है उसके लिए
जो डैमेजेस आपको उसको दिए गए हैं या डैमेजेस अवार्ड किए गए हैं उसके अलावा ये आपके डैमेजेस आपके उसको अवार्ड किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये एडिशनल डैमेजेस हैं जो उसके मॉनेटरी लॉस के जो भी उसे मॉनेटरी लॉस हुआ है उसके लिए जो डैमेजेस दिए जा रहे हैं उनके साथ में। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। A makes false claims against B, as a result of which B's standing in the society is greatly affected, and he is also ridiculed by the people, which leads to him losing his self-confidence and self-esteem. मतलब A जो है, A ने B पर false claims लगाए, मतलब झूठे चार्ज लगाए, झूठे क्लेम्स करे उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या है कि जो बी की सोसाइटी में जो उसकी इमेज थी, ठीक है ना, उसको बहुत नुकसान हुआ। पीपल जो लोग थे वो भी उसके बारे में मतलब गलत सलत बोलने लगे। इससे क्या हुआ, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ एस्टीम है ना, वो क्या हो गया, घट गया। मतलब उसने घट गया, या कह सकते हैं उसने अपना सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने खो दिया। हेयर कोर्ट कैन अवार्ड बी aggravated damages for the humiliation and loss of the confidence because of his suffering which is caused by A's act। तो यहाँ जो कोर्ट है उसे एग्रेवेटेड डैमेजेस जो है वो अवार्ड कर सकता है। किस चीज़ के लिए, कि जो ए का जो भी एक्ट था, ए ने जो भी क्लेम्स किए उसके ऊपर, जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगाया, फॉल्स क्लेम उसके ऊपर किए, उसकी वजह से जो भी उसे ह्यूमिलिएशन या जो भी उसे प्रताड़ना, जो भी आपका उसका लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह हुआ, उसका ये सारे जो डैमेजेस हैं उसकी रिकवरी की जा सके। अब हम बात करते हैं प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस की। देखिए प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो होते हैं एक तरीके से ये दीज आर अवॉर्डेड इन केसेस अवॉर्डेड 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो ये जो प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं ये बेसिकली होते क्या है, दीज आर अवॉर्डेड इन केसेस वेयर अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज वेरी हाई इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ इंजरी एंड हार्म। मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ डैमेजेस बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से, कि जो आपका इंजरी का जो नेचर है और जो हार्म हुआ है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, इसी वजह से इसका नेचर भी, मतलब ये भी आपका एक तरीके से अमाउंट ऑफ डैमेजेस भी बड़ा होता है। They are awarded where the court feels that the award of compensatory damages will not achieve sufficient deterrence and that the defendant's action must be further punished। तो ये आपका किस केस में दिया जाता है, जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कंपनसेटरी डैमेजेस हैं वो काफ़ी नहीं होंगे या सफिशेंट नहीं होंगे। किस चीज़ के लिए, डिफेंडेंट को किसी चीज़ से रोकने के लिए, या उसको मतलब डिफेंडेंट को बोलते नहीं है दोबारा उस काम से रोकने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफेंडेंट को पनिश करने के लिए, फर्दर पनिश करने के लिए मतलब ज़रूरत है। तो उस केस में आपका प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपका दिए जाते हैं। देयर एम इज़ नॉट टू कंपनसेट द प्लेंटिव। देखिए जहाँ पर हमने कंपनसेटरी की बात करी थी ना, वहाँ उसका एम ही होता है कि वो आपका प्लेंटिव को कंपनसेट करे, ना कि डिफेंडेंट को पनिश करे। ये एक तरीके से उसका उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, इसका एम प्लेंटिव को कंपनसेट करना नहीं होता है, इसका एम होता है कि डिफेंडेंट को पनिश करे, ठीक है ना, डिफेंडेंट को पनिश करे। द ऑब्जेक्टिव हेयर इज़ टू क्रिएट अ पब्लिक एग्जाम्पल एंड मेक पीपल कॉशियस ऑफ नॉट रिपीटिंग समथिंग सिमिलर। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव और क्या होता है, एग्जाम्पलरी, क्योंकि इसे हम एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट क्या है, वो क्या सेट करना चाहता है, लोगों के सामने ये एग्जाम्पल सेट करना चाहता है ताकि वो भी वही उसकी गलती, उसको जो पनिशमेंट मिली उसको देख के लोग भी ये सोचे कि नहीं भाई ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से ये पनिशमेंट होती है। जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम्पल सेट करते हैं। नाउ it is important to emphasize that punitive damages should only be avoided in those circumstances where the combined award of general and aggravated damages would be insufficient to achieve the goal of punishment and deterrence। अब ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका ये डैमेजेस होते हैं, प्यूनिटिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस, इस बात का ध्यान रखना है कि ये तभी अवॉर्ड किए जाएँ, ठीक है ना, या उन्हीं सिचुएशंस में, सर्कमस्टेंसेस में अवॉर्ड किया जाए जहाँ पर आपका जनरल और एग्रेवेटेड डैमेजेस, ठीक है ना, जनरल और एग्रेवेटेड डैमेजेस जो है ना उनका जो कंबाइंड अवार्ड है, ठीक है ना, वो इनसफिशिएंट हो, मतलब काफ़ी नहीं हो। किस चीज़ के लिए, जो डिफेंडेंट है उसकी पनिशमेंट और डेटरेंस के लिए, ताकि वो फ्यूचर में आगे इस तरीके की गलती ना करे। उसी केस में आप उसे क्या कहते हैं, उसे ये प्यूनिटिव एग्जाम्पलरी
डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं. एज एग्जाम्पल बाय मैकिंटायर जे, punitive damages as a name would indicate are designed to punish. यहाँ पर आपका जो आपके मैकिंटायर जे थे उन्होंने क्या कहा था कि जो punitive damages हैं उनका जिस तरीके से उसका नाम है ना वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पनिशमेंट के लिए, मतलब किसी को पनिशमेंट करने के लिए या किसी को पनिश करने के लिए इंडिकेट करता है. इन दिस दे कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्शन to the general common law rule that damages are designed to compensate the injured, not to punish the wrongdoer. तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका punitive या exemplary damages जो हैं ये एक तरीके से एक्सेप्शन है. किसका एक्सेप्शन है ये किसका एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन है आपका जनरल कॉमन लॉ रूल का. और ये जनरल कॉमन लॉ रूल क्या कहता है कि जो डैमेजेस हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है इंजर्ड को, मतलब जो प्लेंटिफ है उसको कंपनसेट करने के लिए, ना कि जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करने के लिए. ये एक तरीके से एक्सेप्शन है. प्यूनिटिव अगर आपसे कभी पूछा जाए, देखिए ऑब्जेक्टिव में कि जो आपका अगर आपसे कभी इसमें पूछा जाए ना ऑब्जेक्टिव में कि अगर क्या बोलते हैं एक्सेप्शन बताइए, ठीक है ना, एक्सेप्शन बताइए जिसमें आपका क्या था, एक्सेप्शन बताइए कि जिसमें जो डैमेजेस है वो आपका जो मतलब उसका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उससे हट के वो आपका काम कर रहा है. क्योंकि जो जितने भी डैमेजेस हैं उनका जो आपका एक मेन एम होता है वो क्या होता है, जो इंजर्ड पर्सन है उसको कंपनसेट करने का, कि उसको कंपनसेशन दिया जाए. ठीक है ना, उसका एम ये नहीं होता कि वो आपका पनिश करे रॉन्ग डूअर को. जबकि जो प्यूनिटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो हैं उसका एम क्या होता है कि जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करना, ना कि प्लेंटिफ को क्या देना, कंपनसेशन देना. अब हम बात करते हैं लास्ट प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस की. प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस आर फ्यूचर डैमेजेस दैट कैन टू अ मॉडरेटली सफिशिएंट एक्सटेंट और डिग्री बी एक्सपेक्टेड टू अकर. तो प्रोस्पेक्टिव डैमेज एक तरीके से फ्यूचर डैमेजेस होते हैं जो कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई हाँ ये फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं. It is usually granted on the basis of the fact pleaded and proved by the plaintiff. तो यहाँ पर आपका ये जो prospective damages जो होते हैं ये जब भी आपको अवार्ड किए जाते हैं प्लेंटिफ को, तो वो किस बेस पे किए जाते हैं कि जो भी फैक्ट्स उसने प्लीड किए हैं, ठीक है, फैक्ट्स वहाँ पर बताए हैं और कौन कौन से फैक्ट्स उसने प्रूव करें, उसी के बेस पे ये आपका डैमेजेस जो है वो तय किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स हमारा ये जो डैमेजेस का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसके अलावा आपका जनरल और स्पेसिफिक डैमेजेस भी होते हैं. ठीक है, अगर आपको और कोई तरीके के डैमेज आप किसी बुक में आपको पर्टिकुलर मिलते हैं, नेट पे नहीं बोलूँगी मैं, बट अगर बुक में मिलते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में पढ़ के इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी. उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.